हेलो एवरीवन। 29 जनवरी 2026 इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत हो चुका है संसद में। संसद में चल रहा है बजट सत्र और इस बजट के सेशन में हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो आज हम जानने वाले हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, फ्रेमवर्क कौन प्रस्तुत करता है, साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट डेटा कौन से हैं जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस में काम आने वाले हैं, और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव हमें क्या समझना है, और इकोनॉमिक सर्वे में ये क्या बताया जा रहा है कि अब आगे जाकर हमारा क्या स्टेप होना चाहिए। यानी कि अगर पॉलिसी मेकिंग को आपको समझना है तो इकोनॉमिक सर्वे के डेटा और ट्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है। 700 से भी अधिक पेज हैं इकोनॉमिक सर्वे के, और एक हाईलाइट टेबल भी निकाला गया है जिसमें 45 पेजेस हैं और ये 15 अलग अलग चैप्टर्स में है। सबसे पहले हम ये जाने हिस्टोरिकल एंड फ्रेमवर्क। आप ये समझें कि 1964 के पहले इकोनॉमिक सर्वे अलग से नहीं आता था, इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ ही आता था, और 1964 के बाद से इकोनॉमिक सर्वे अलग से प्रस्तुत किया जाने लगा। 1947 में जब हम आज़ाद होते हैं, उसके बाद 1950 में सबसे पहला सर्वे पूरे भारत में किया गया, जिसमें हमने जानने की कोशिश की कि हमारा ग्रोथ कैसा है, या जो पॉलिसी मेकिंग हम करते हैं उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, सर्विस में ज़्यादा लोग काम करते हैं या फिर एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग काम करते हैं। इस तरह के डेटा और ट्रेंड हमने देखना या उसको परसीव करना समझ में आया। तो सबसे पहले आपने ये जान लिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अब ये तो समझ में आया, लेकिन इसके अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और ये इकोनॉमिक अफेयर्स के डिपार्टमेंट के द्वारा ही बनाया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर एक डिवीजन होता है जिसको हम इकोनॉमिक डिवीजन कहते हैं, और ये इकोनॉमिक डिवीजन के द्वारा ये पूरा रिपोर्ट बनाया जा रहा है, जो कि सुपरविजन या जो कि लीड किया जा रहा है, या आप बोल सकते हैं गाइडेंस ऑफ, इन द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, अब हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, तो इनका नाम है वी अनंता नागेश्वरन। तो ये नागेश्वरन जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, राइट। इतना बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए जब आप इकोनॉमिक सर्वे को देख रहे हैं। अब हम समझेंगे कि इस बार का इंपॉर्टेंट डेटा क्या है, यानी इकोनॉमिक सर्वे में डेटा हमें क्या बता रहा है। डेटा हमें बता रहा है कि जब हम फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 2026 को देखते हैं, क्योंकि ये जो डेटा है ये पिछले साल का डेटा रहता है कि अभी तक हमारा क्या रिपोर्ट रहा, हमारा क्या रिजल्ट रहा। तो जब हम इस डेटा को देखेंगे तो हमें अपना ग्रोथ रेट समझ में आएगा। अब ये ग्रोथ रेट हमारा क्या है, तो ग्रोथ रेट जो है वो 7.4% तक है, और आने वाले साल में, यानी कि जो साल आने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2026-2027, तो आने वाले साल में हमारा ग्रोथ रेट क्या रहेगा, तो आने वाले साल में हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 6.8% से लेकर 7.2% रहे, राइट। इसके अलावा आपको ये समझना है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन दर, ये कितना रहा इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, तो ये एक एवरेज पे रहा, और एवरेज में हमें समझ में आ रहा है कि 1.7% तक हमारा ये इन्फ्लेशन रेट रहा। अब इन्फ्लेशन इतना कम है या मॉडरेट आप बोल सकते हैं, ऐसे तो आपको पता है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का जनरली ये एजेंडा रहता है, या जो गैप, जो एक बैंडविड्थ है, उसके बारे में बताया जाता है कि 4 ± 2% होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो एक्यूरेट माना जाता है वो 2 से लेके 6% के बीच में बैंडविड्थ होना चाहिए। लेकिन हमारा एवरेज इन्फ्लेशन 1.7% है अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। इसके लिए आरबीआई ने एक काम किया था कि पॉलिसी कट किया था, और 125 बेसिस पॉइंट हमने देखा कि हमारा इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, बेसिस पॉइंट इसको रिड्यूस किया गया। एक और डेटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस बार हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट मॉडरेट रहा। करंट अकाउंट डेफिसिट मॉडरेट रहने का मतलब है कि हमने एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया है, और ये 1.3% हुआ। इसके तहत क्या होता है कि फिस्कल डेफिसिट यानी कि हमें बजट में जितने पैसे की जरूरत है और जितना हमारे पास आ रहा है, वो पहले 4.8% तक था फिस्कल डेफिसिट, लेकिन इसको भी हमने टारगेट मीट किया और इसको 4.4% पे हम लेकर आ चुके हैं।
ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आप अपने एग्जामिनेशन में कोट कर सकते हैं। एंड दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट डेटा जो कि इकोनॉमिक सर्वे आपको बता रहा है। अब हम देखेंगे कि क्योंकि जब से जीएसटी आया है तो जीएसटी को काफ़ी ज़्यादा बार बार इसको रिव्यू किया जा रहा है, या इस पे जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करके हम आगे पॉलिसी ग्रोथ रेट में या पॉलिसी मेकिंग में इसका यूज़ करते हैं। तो बताया जा रहा है कि जीएसटी का जो रेवेन्यू है ये कितना कलेक्शन हुआ है, तो ये 17.4 लाख करोड़ तक का हमारा ये कलेक्शन रहा। ये कलेक्शन 17.4 लाख करोड़ तक रहा। अब पूरी दुनिया इस बारे में सोच रही थी और इंडिया खुद सोच रहा था कि इतना ज़्यादा क्योस है, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और जो भी स्टेप लिया जा रहा है वो स्टेप रिस्की है, तो क्या होगा? क्योंकि आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल हमास में कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बाद आप देखें तो अमेरिका ने हम पे इतना सारा जो टैरिफ इम्पोज किया हुआ है, और पिक्चर से भी कुछ ऐसा ही पता चल रहा है, पिक्चर से भी ऐसे ही लग रहा है कि पीछे वर्ल्ड मैप बना हुआ है और इंडिया अपने ट्रेड में क्या करेगा इस पे सबसे ज़्यादा फोकस पूरी दुनिया कर रही है। भारत का भी पॉलिसी मेकिंग में फोकस इसी पे है। तो क्या हमने सही स्टेप्स लिए हैं? क्या ये जो स्टेप है वो रिस्की है? तो उसका फ्रूट रिजल्ट क्या है? अब रिजल्ट हम एक डेटा के हिसाब से देख सकते हैं। जनरली हमारा जो एक्सपोर्ट में ग्रोथ रहता था, जो एक्सपोर्ट में हमारा ग्रोथ रहता था वो कितना होता था और अब कितना है, इससे हमें पता चलेगा। तो ये एक्सपोर्ट ग्रोथ हमारा 2.4% पे था, लेकिन नाउ द न्यू एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट, यानी कि जो नया ग्रोथ रेट हम देख रहे हैं ये 6.5% पे आ चुका है। यानी हमने जो ये गैप देखा, तो ये गैप आप देखें कि लगभग हम 4% से और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। यानी टैरिफ पे या बैरियर्स पे हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट में एक्चुअली वृद्धि हुई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो 835 बिलियन यूएस डॉलर तक लगभग पहुंच चुका है, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग आपने एक्सपोर्ट वैल्यू किया है। इसमें सर्विसेज भी हैं, गुड्स भी हैं। अब सर्विसेज और गुड्स को लेकर ये बात कही जा रही है कि क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंसी है, हम जो अपने इकोनॉमी में डिपेंडेंट है वो ज़्यादा सर्विसेज पे डिपेंडेंट है, तो सर्विसेज पे कम डिपेंड होकर अब हमें शिफ्ट करना होगा गुड्स पे, यानी हम इंडिया को मैन्युफैक्चरर बनाना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि जब सर्विसेज अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है तो हम क्यों मैन्युफैक्चरर बनाना चाह रहे हैं, हम निर्यात के लिए हम क्यों ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में जाना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहे हैं, निर्माण और विनिर्माण में जाना चाह रहे हैं। क्योंकि जब हम अपने मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ावा देंगे, जब हम अपने इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे, तो उसमें लेबर का एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा है। सर्विस भले उसमें पैसा का जनरेशन ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा लोग उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। और हमें एजेंडा हमारा क्या है कि क्योंकि अभी भी हम 5.3% लोग हमारे यहाँ एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं। अगर हम वर्ल्ड बैंक के मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो हमें उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाल कर, पॉवर्टी का इरेडिकेशन कर कर हमको उनको कोई ना कोई रोजगार देना है। अब जब रोजगार की बात होती है, एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, तो एक और डेटा बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि 15 साल से अधिक जो भी लोग काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ एम्प्लॉयड लोग 56.2 करोड़ हैं, जहाँ लगभग कहा जाता है कि हम 140 करोड़ की जनसंख्या हमारी है, तो 56.2 करोड़ लोग हमारे यहाँ एम्प्लॉयड हैं, राइट। सोशल एस्पेक्ट्स की भी बात की गई है इस बार के सर्वे में। सोशल एस्पेक्ट यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये तो अच्छी बात है कि इंक्लूसिविटी में सभी के हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन बच्चे मोबाइल और इंटरनेट का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि उसको लेकर चिंता जताई जा रही है, और कहा जा रहा है कि इंटरनेट के दुष्प्रभाव भी हैं और बच्चों को वापस से टूवर्ड्स बुक जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो ट्रेंड्स बताए जा रहे हैं कि वो ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन पे फोकस किया जाए, बच्चों को स्कूल क्लासरूम का एक्सपीरियंस दिया जाए ताकि वो एंजाइटी या किसी भी तरह के डार्क फेनोमेना से बच सके। और एक और बात यहाँ पे बोली गई है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में ये कहा गया है कि इसको हमको रेगुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये सोशल एस्पेक्ट्स में कहा गया है। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो ये तो कहा गया कि हाँ, हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन अब हमें
बाहर के बच्चों को अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना अच्छा बनाना है या इतना इनरिच करना है कि हम अट्रैक्ट कर सके फॉरेन स्टूडेंट्स को, अट्रैक्ट फॉरेन स्टूडेंट्स हम कर सके। और इसके लिए हमने काफ़ी कंट्री के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए, खासकर यूरोपियन यूनियन के साथ साइन किया गया है या यूके के साथ साइन किया गया है कि हम वो जो इंटरनेशनल करिकुलम होता है वो अपने देश में प्रेजेंट कर सकें। अब जब यूरोपियन यूनियन के साथ आप एग्रीमेंट की बात सुनते हैं तो आपके दिमाग में ये आएगा कि मदर ऑफ ऑल डील हमने साइन कर दिया, तो क्या वहाँ के कार्स हमारे लिए बहुत सस्ते हो जाएंगे? तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट है, जो कार पूरी तरह से वहाँ पे बनाए जा रहे हैं वो सस्ते होंगे, लेकिन जिसका स्पेयर पार्ट यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है या यहाँ पे उसको असेंबल किया जाता है वो उतने सस्ते नहीं होंगे। अब लास्टली कंक्लूड बताया जाता है कि हमारा जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो क्या है। इंटरनल स्ट्रेंथ भारत का क्या रहेगा? भारत का इंटरनल स्ट्रेंथ रहेगा कि हम ट्रेड में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं हैं। उसके बाद हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का मतलब क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं, चीज़ों को अपने यहाँ बनाएंगे। तो हम एक मैन्युफैक्चरर के रूप में उभर के सामने आए, हम एक मैन्युफैक्चरर हब बने। और इसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी है, इसके लिए कुछ स्कीम्स के बारे में बताया गया कि PLI स्कीम काफ़ी काम आएगा, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हम दें। जो भी मेक इन इंडिया काम कर रहे हैं, मेक इन इंडिया के लिए जो भी प्रोड्यूसर्स हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लोग लगे हुए हैं इसमें, उनके लिए ये काम आएगा कि हम उनको इंसेंटिव्स दें। तो इस स्कीम के बारे में फिर से इस बार के सर्वे में बताया गया है। बाकी आपको पता है कि RBI इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए 125 बेसिस पॉइंट कम कर चुका है इंटरेस्ट रेट। तो 125 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम करने का ये रिजल्ट निकलेगा कि बोरोइंग बढ़ेगी, है ना, बोरोइंग बढ़ेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकेंगे। इसके अलावा जो GST रेट्स है उसमें भी रिलीफ आया है और इसका रिजल्ट ये देखा गया कि हमारा कंजम्पशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कंजम्पशन 7% से बढ़ रहा है, इसका मतलब है हमारे पास मिडिल क्लास, इमर्जिंग मिडिल क्लास है। और पिछले बार से इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट हमारा 7.8% रहा है। एक और चीज इस बार के सर्वे में कहा जा रहा है कि स्टेट के परफॉर्मेंस पे भी काफी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब हमको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो हम FDI एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ सेंटर को देखते हुए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो स्टेट के परफॉर्मेंस को देखते हुए भी इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टेट को ये कहा गया है कि आप फिस्कल कंसोलिडेशंस पे ज़्यादा ध्यान दें, और जैसे बहुत सारे सब्सिडीज़ देने पे, या जो एक वर्ड होता है कि इलेक्शन के समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बांटने पे ध्यान ना दें, उससे भी फिस्कल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। तो स्टेट्स को कहा गया कि आप अपने फिस्कल हेल्थ को बेहतर करें ताकि हम FDI को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस बार के सर्वे में आपको देखने को मिल रहे हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में बताया जा रहा है सर्वे में कि वो कितना % कम हुआ है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इसको भी हाईलाइट किया गया है कि हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भारत का कितना है। शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने आपको यहाँ समझा दिया है, जो आपके मेंस में बिल्कुल मौजूद होना चाहिए, और कहीं आपसे प्रीलिम्स में कुछ पूछा जाए तो वो डेटा भी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप रेगुलर क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं UPSC उत्कर्ष। थैंक यू।